हेलो हाय एवरीवन। मैं आज बहुत छोटा सा टॉपिक 2-3 टॉपिक्स को बस कवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज उतना टाइम नहीं मिला ये सब ये नोट्स रेडी करने का। मैंने फर्स्ट अपना जो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने एलिंगम डायग्राम बहुत अच्छे से हर चीज़ को क्लियर करके ग्राफ प्लॉट करना बताया था। तो जिसे भी दिक्कत है, जो अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, तो वो मेरे केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में जाके अगर देखेंगे तो वहाँ पर वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बस छोटा सा पोर्शन ले रही हूँ क्योंकि मैंने बताया था ना कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का 4 मेथड होता है। पहला कंसंट्रेशन, फिर दूसरा कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, तीसरा है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल और चौथा है रिफाइनिंग। तो मैंने 2 तो पढ़ा दिया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर और वो ऑक्साइड वाला जिसमें हम लोग को ओर से ऑक्साइड चेंज करना है। आज हम लोग को रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल पढ़ना है। तो उसमें हम लोग को इलिंगम डायग्राम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग उसके रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल पढ़ेंगे। और उसके बाद आज मैंने उस दिन स्मेल्टिंग का थोड़ा सा चर्चा किया था, तो आज स्मेल्टिंग भी पढ़ेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, बस अच्छे से पढ़ना। और जो भी इलिंगम डायग्राम का अगर इसमें यहाँ पे समझ नहीं आता है तो मेरे फर्स्ट लेक्चर में जाके ज़रूर देखना। उसके बाद अगर ये टॉपिक पढ़ोगे तो बहुत ही ईजिली समझ आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इलिंगम डायग्राम। देखो, इलिंगम डायग्राम में सबसे पहला दो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग y की जगह पे क्या गिब्स एनर्जी डेल्टा जी, और यहाँ पर x की जगह पे डेल्टा t को रिप्रेजेंट करते हैं, और m इज़ द स्लोप एंड c इज़ द इंटरसेप्ट। ये तो सबको पता है क्योंकि ये तो मैथ्स का थिंग है, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि जैसे यहाँ पे देखो, इस ग्राफ में एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ जीरो जैसे ये होता है ना, कोई भी हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो दो जो यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है इसको ज़ीरो बोलते हैं। तो जो ये ज़ीरो होता है, यहाँ से हम लोग किसी भी लाइन को ऐसा क्यों नहीं ड्रॉ करते हैं, क्योंकि देखो इलिंगम डायग्राम में ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो इक्वेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो होता है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब यहाँ हम लोग इंटरसेप्ट की बात कर दिए तो हमें ज़ीरो का तो कहीं बात ही नहीं। इंटरसेप्ट मतलब क्या कि ज़ीरो के अलावा कहीं भी कोई पॉइंट होगा जहाँ पर हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करने की कोई बात ही नहीं होती है। तो देखो, मैंने वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट एक बताया था ना, जहाँ पर सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस जाता है। फिर एक कर्व आता है जहाँ पर ये पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर सॉलिड से गैस मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हुआ। उसी तरीके से इस देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे मैग्नीशियम है वो यहाँ गया, उसके बाद एक यहाँ पर टर्न लिया, फिर ऊपर की तरफ गया, और अल्मोनियम का भी सेम ऐसे जाता है। तो यहाँ पर ये अल्मोनियम और मैग्नीशियम का ये दोनों का जो लाइनिंग है जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होता है, यहाँ पे उसको हम लोग उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। पहले तो मेल्ट ही होता है ना, फिर ही बॉयल होता है, डायरेक्टली तो बॉयल होता नहीं है, तो मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट को एक ऐसा टेम्परेचर माने, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जो NCERT में इसको बहुत फोकस किया है, इसका है 1073 केल्विन। इसके इधर, इसके लेफ़्ट साइड जो है वो जो है हम लोग इसके लेफ़्ट साइड जो है इधर होता है लो टेम्परेचर, और इसके राइट साइड होगा हाई टेम्परेचर। ये तो कॉमन सेंस है कि जैसे जैसे इधर हम लोग राइट के साइड इंक्रीज़ करते हैं, राइट से राइट बढ़ते हैं, तो वहाँ पर कोई भी चीज़ बढ़ेगा उसके लेफ़्ट साइड वो निगेटिविटी शो करता है, तो वो घटेगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैंने वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया था ना कि कौन किस तरीके से रिड्यूस करता है, कौन कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ और बताया था कि जो डेल्टा जी में जिसका ग्राफ सबसे ज़्यादा नीचे होता है वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दूसरे को कोई चीज़ देना, मतलब दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो जो डेल्टा जी में जो सबसे ज़्यादा नीचे है वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे देखो, सपोज़ ये एक ग्राफ है A और ये एक ग्राफ है B। अगर हम लोग बोलेंगे A और B में ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो ऑफकोर्स B, क्योंकि वो A के नीचे है।
इस तरीके से इसमें हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट को जानते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें हम लोग जैसे बिलो 1073 केल्विन, ये जो 73 केल्विन एक टेम्परेचर है, यहाँ पर ये दोनों मेल्ट कर रहा है, एक हम लोग स्टैंडर्ड पॉइंट देखें तो इस 103 केल्विन के बिलो मतलब इस साइड जो कार्बन है ना, कोक इज़ नॉट अ सुटेबल रीएजेंट। इसमें देखो जब हम लोग इसमें कार्बन जो है ना वो अच्छा रीएजेंट के रूप में नहीं कहया जा रहा है। रीज़न देखो क्यों, देखो जैसे देखो ये वाला, ये तुम्हारा इसके बिलो इधर साइड गया, इसके एबव ये साइड, बिलो वाला पोर्शन ये होता है, एबव वाला पोर्शन ये, इतना समझे। अब देखो क्या बोल रहे, कार्बन इज नॉट सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने क्या बताया, रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है, जो डेल्टा जी के साइड मतलब वाई एक्सिस पे जो सबसे नीचे प्लॉट होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसके नीचे इसके बिलो में देखो जो कार्बन वाला है ये वाला, इसका ग्राफ देखो कहाँ जा रहा है, सबसे ऊपर। तो इसलिए ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हुआ, ये सबसे बेकार रिड्यूसिंग एजेंट है बिलो 1073, ठीक है। और जैसे ही एबव 1073 होता है एकदम सिनेरियो एकदम अपोजिट हो जाता है। इसमें देखो बिलो 1073 कार्बन मोनोऑक्साइड इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर Fe2O3 और Fe3O4। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, देखो यहाँ पर है कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये है आयरन का ग्राफ। देखो ये जो ग्राफ है ये वाला, ये है आयरन का ग्राफ और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ। तो बिलो 1073 ये है तुम्हारा आयरन, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड में नीचे कौन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ। तो क्या होगा, ये ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो ये आयरन को आराम से क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ क्या कहें, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर Fe2O3 और Fe3O4 व्हेन द टेम्परेचर इज बिलो 1073। तो यहाँ एग्जाम्पल में देखो रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, उसमें से ऑक्सीजन निकाल देना, किसी में से ऑक्सीजन। मैं रेडॉक्स जब पढ़ाऊंगी तो उसमें अच्छे से इसके बाद मैं रेडॉक्स ही पढ़ा दूंगी, क्योंकि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया है, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो जैसे Fe2O3 इसको रिड्यूस करने का मतलब क्या है, इसमें से ऑक्सीजन निकाल देना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रहा है, इसमें से ऑक्सीजन निकाला और इसको डायरेक्ट मेटल में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो अगर अभी तो आई डोंट नो बट बहुत लोग को पता होगा, लेकिन अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस की वजह से भी हम लोग इसको जान सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का -6 होगा और यहाँ पर +6, मतलब एक आयरन के लिए +3, और वो यहाँ जाके जब हम लोग कोई सॉलिड स्टेट में रहता है तो उसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कहते हैं। तो क्या हुआ, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ, गेन हुआ। +3 का मतलब है इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया, अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन का मतलब रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का लॉस का मतलब ऑक्सीडेशन। तो यहाँ +3, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो स्टेबल होके 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये रिड्यूस हो गया, इस तरीके से भी देख सकते हैं। और दूसरा इसमें से ऑक्सीजन हट गया और सिर्फ मेटल बचा, तो इसलिए भी ये रिड्यूस हो गया। सेम सिनेरियो इज हियर ऑल्सो, सो यू कैन रिलेट दिस। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब एबव 1073 मतलब अब ये टेम्परेचर के इधर, इस टेम्परेचर का इधर देखना है। इस टेम्परेचर के इधर क्या है, कार्बन जो है वो ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रीज़न क्या है, देखो 1073 के इस साइड जो सबसे नीचे होगा वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, और 1073 के भी इस साइड जो सबसे नीचे होगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब डेल्टा जी जो ग्राफ शो कर रहा है वाई एक्सिस पे, जिसका भी ग्राफ सबसे नीचे प्लॉट होगा उसका रिड्यूसिंग एजेंट वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। जैसे 1073 में कार्बन कहाँ था, यहाँ सबसे ऊपर, मतलब डेल्टा जी के सबसे ऊपर। लेकिन जैसे ही 1073 के एबव आया वही कार्बन का ग्राफ यहाँ सबसे नीचे हो गया, और बाकी सबका ग्राफ देखो ऊपर चलते जा रहा है, इसका भी इधर है, इसका भी इधर है, इसका भी इधर है, इसका भी इधर, सब ऊपर चला जा रहा है। तो एबव 1073 में क्या होगा, कार्बन जो होगा वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो एबव 1073 डेल्टा जी के सबसे नीचे पोजीशन पे आ रहा है। तो डेल्टा जी जितना ज़्यादा
निगेटिव होगा, मैंने बताया था अपने वो फर्स्ट लेक्चर में, डेल्टा जी जितना ज़्यादा निगेटिव उतना ही ज़्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करेगा। दिस इज़ द रीज़न कि जो जितना ज़्यादा माइनस, क्योंकि सबसे नीचे का मतलब क्या हुआ, सबसे कम का मतलब सबसे माइनस। तो एबव 1073 जिसका ग्राफ सबसे नीचे होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सेम विद द कंडीशन ऑफ बिलो 1073। तो वही बोल रहे हैं 1073 के बिलो ये सबसे ऊपर है, इससे सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन सिनेरियो जस्ट अपोजिट हो जाता है अबव 1073, दैट इज that carbon is below this graph, that's why it is the most best, it is the best reducing agent. Okay, तो देखो above 1073 Kelvin, C is better reducing agent। तो देखो above के बारे में बात कर रहे हैं तो कार्बन, रीज़न पता चल गया, क्योंकि जैसे इधर आया डेल्टा जी के सबसे नीचे यही लाई कर रहा है, लेकिन बिलो में ये सबसे ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। लेकिन एबव में नीचे होने की वजह से ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो Fe2O3 को देखो ये भी सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, इसमें भी कार्बन का यूज़ करके हम लोग इसको सॉलिड इसको मेटल में कन्वर्ट कर दिया। नाउ हम लोग को क्या पढ़ना था, रिडक्शन, सॉरी यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मतलब मेटल के जो ऑक्साइड होंगे उसको मेटल में कन्वर्ट करना। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए हम लोग को एक रिएक्टिविटी सीरीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करना, बिकॉज ये तुम्हें एक तो इस चैप्टर में जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाले में, सेकेंड वन रेडॉक्स में, थर्ड वन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्टिविटी सीरीज़। अगर तुम्हें ये याद होंगे तो तुम्हें कोई भी कन्वर्जन करने देगा तो तुम आराम से कर लोगे। तो ये तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, तुम सबके अपने अपने ट्रिक होते हैं। तो देखो मेटल्स जो है सबसे ऊपर होंगे, लाइक सोडियम, सॉरी दिस इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये है। तो तुम्हें ये याद करना पड़ेगा, इसका जो भी क्या बोलते हैं उसको सबके अलग अलग ट्रिक्स जो होते हैं याद करने के, जैसे हम लोग पेरियोडिक टेबल में याद करते हैं हीला ने की, रफ से फरियाद, इस तरीके का। तो जिसको जैसे कन्वीनियंट रहे वो याद कर ले, अदरवाइज बहुत लोग को ऐसे देख के भी याद हो जाता है। तो देखो अब इसमें पूछोगे कि इसमें कहीं मैंने टॉप लिखा है, कहीं मिडिल लिखा है, कहीं बॉटम, तो मैं अभी बताऊंगी, अभी आगे में जो 2 टॉपिक बचे हैं उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, एज वी गो डाउन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस। अब कोई ऐसा बोलेगा, अब ये ऐसा नहीं है कि रटने वाली बात नहीं है, इसमें भी सब केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स, तुम्हारे वो कहीं ना कहीं से रिलेट होंगे। अगर कोई ऐसा बोलता है कि एक्सेप्शन है तो दैट इज़ रॉन्ग, कुछ ना कुछ रीज़न उसमें होते हैं। अब जैसे देखो इसमें तो बताना थोड़ा ये है, लेकिन मैं फिर भी नटसेल में बताती हूँ। जैसे सपोज यहाँ पर पोटेशियम, जैसे सोडियम है, तो सोडियम के कितने होते हैं 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है सबको क्या होता है, नॉवल गैस कन्फिग्रेशन ऑब्टेन, मतलब चाहते हैं ना कि वो अपना स्टेबल रहे, नॉवल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर ले। तो नॉवल गैस कन्फिग्रेशन कब होगा, जब अपना ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो जो जितना ईजिली, जो जितना जल्दी अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालता है वो उतना ही जल्दी अपना नॉबल गैस अटेंड करेगा और वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसलिए जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं वो नॉन मेटेलिक नेचर या फिर डी ऑर्बिटल हो जाता है। यहाँ पर जो हम लोग बता रहे हैं ये सब बहुत ही हाई मेटल है, तो ये दोनों टाइप के नेचर को अटेंड करता है। ये हम लोग डी ब्लॉक में पढ़ेंगे, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब का अलग दिया हुआ ना, तो उसमें। बट नटसेल में ये देखो कि रिएक्टिव वही ज़्यादा होता है जो आराम से अपना इलेक्ट्रॉन निकाले या बहुत जल्दी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले ले, चाहे कि हम मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए मेटल्स को हम लोग टॉप पे रखें। तो जैसे जैसे ये नीचे जाएंगे हम लोग तो क्या होगा, रिएक्टिविटी घटता चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे अब देखो हाइड्रोजन को हम नॉन मेटल, ऐसे तो इसका मेटल नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, ये हाइड्रोजन में पढ़ना ही है। तो इसके दोनों टाइप के इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, ये हम लोग को हाइड्रोजन में पढ़ना है। और इसके जो नीचे होते हैं, मतलब हाइड्रोजन से जो भी नीचे वो सब लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है,
अब जैसे देखो एक एग्जांपल में देखो कैसे मेटल ऑक्साइड को कैसे हम लोग मेटल में चेंज किए विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज। दिस देखो ZnO, ये कहाँ है, जिंक, देखो कहाँ पे, जिंक हियर, ठीक है। उसको हम लोग पोटेशियम के साथ रिएक्ट कराए। अब यहाँ देखो जिंक और पोटेशियम में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक नीचे है, पोटेशियम सबसे ऊपर है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये चाहेगा, पोटेशियम चाहेगा मैं जल्दी से इसका ऑक्सीजन छीन के और ऑक्साइड बना लूँ। तो क्या होता है, जिंक लेस रिएक्टिव है, कुछ नहीं कर पाएगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इसलिए इसके साथ रिएक्ट करके K2O और Zn बना देगा। उसी तरीके से कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, अब जिंक देखो, जिंक यहाँ ऊपर है और कॉपर कहाँ है, यहाँ पर हाइड्रोजन से भी नीचे, तो ये कम रिएक्टिव हुआ, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये जिंक जो है इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और कॉपर को अकेला छोड़ देगा। NCERT में एक रिडक्शन ऑफ मेटल इनटू ऑक्साइड में रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल में एक वर्ड दिया गया है पायरोमेटलर्जी। उसका मतलब क्या होता है, देखो उसमें बोल के तो छोड़ दिया। पायरोमेटलर्जी का मतलब क्या होता है, हम लोग अगर किसी का रिडक्शन कर रहे हैं तो विद द हेल्प, पायरो मतलब हीट होता है और मेटलर्जी मतलब वही हम लोग को मेटल से एक्सट्रैक्ट करना है, मेटल ही अल्टीमेटली लेना है। तो पायरोमेटलर्जी का मतलब है रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ हीट, ठीक है। उसमें बस बोल के छोड़ दिया है, मैं इसको अच्छे से बताती हूँ। जैसे देखो इसमें क्या होता है, अब यहीं पर पता चलेगा कि यहाँ मैंने मिडिल और ये सब टॉप बॉप क्यों लिखा है। देखो पायरोमेटलर्जी का मतलब क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल विच आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग दिस मेथड। मतलब इसमें मेटल का जो भी ऑक्साइड है और जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे प्रेजेंट है उसको हम लोग बस हीट करेंगे ना उसके ऑक्साइड को, तो उससे हम लोग को मेटल मिल जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से जो भी नीचे है ना, इसमें मैंने मरकरी का क्या बोलते हैं, मरकरी के बारे में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो NCERT में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसमें नहीं एक्सप्लेन किया है। बस इसमें जो भी हाइड्रोजन के नीचे जो भी मेटल होते हैं वो उसको हम लोग बॉटम में कहते हैं, वो लेस रिएक्टिव होते हैं। इसलिए जो पायरोमेटलर्जी में जो होते हैं ना, तो जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे होते हैं, मतलब हाइड्रोजन से जो नीचे होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे वाले को हम लोग लेस रिएक्टिव बोलते हैं, वो जो होंगे उसके ऑक्साइड को अगर हम लोग सिंपली हीट कर देंगे तो उससे हम लोग को मेटल आराम से निकल जाएगा। लुक एट द एग्जाम्पल लाइक Ag2O मतलब सिल्वर ऑक्साइड। ये क्या है, सिल्वर, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे यहाँ सिल्वर है, इसका ऑक्साइड है सिल्वर ऑक्साइड, उसको हीट किए तो हम लोग को सिल्वर मिल गया। गोल्ड के ऑक्साइड को हीट किया, आराम से गोल्ड मिल गया। गोल्ड भी यहाँ पे क्या है और हाइड्रोजन के नीचे है, तो इसमें क्या बोल रहा है, ऑक्साइड ऑफ मेटल विच आर प्रेजेंट बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब नीचे बॉटम में जो प्रेजेंट है उसके ऑक्साइड को हम लोग सिंपली हीट करेंगे तो उससे हम लोग को उसके करस्पॉन्डिंग मेटल्स मिल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। कितना सिंपल है। और लास्ट में मैं स्मेल्टिंग पढ़ाऊंगी, जो मैंने कल बोला था स्मेल्टिंग के बारे में बताई थी। बस ये लास्ट टॉपिक है स्मेल्टिंग, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। देखो स्मेल्टिंग को सिंपली, जैसे पायरोमेटलर्जी में वर्ड से क्या पकड़े, पायरो का मतलब होता है हीट, मेटलर्जी मतलब कुछ रिडक्शन ऑफ मेटल का कुछ निकालना है बाय रिडक्शन, तो उसे समझे। स्मेल्टिंग में बस इतना समझो, कार्बन का यूज़ करके हम लोग को उसको उसके जो ऑक्साइड है ना, मेटल के ऑक्साइड को कार्बन के हेल्प से रिड्यूस करके उसके मेटल को निकालना है। अब देखो स्मेल्टिंग में क्या होता है, इसमें स्मेल्टिंग में क्या होता है, जो मिडल पोर्शन ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है ना, जिसमें कार्बन, जिंक, आयरन, निकल, टीन, लेड ये सब आते हैं, वो स्मेल्टिंग के प्रोसेस से हम लोग उसके मेटल्स को रिड्यूस करके निकालते हैं। जैसे देखो इसमें जिंक, आयरन, लेड, टीन ये सब का ऑक्साइड है, इसको हम लोग कार्बन की हेल्प से रिड्यूस करके इसके करस्पॉन्डिंग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिए, इसी को हम लोग कहते हैं स्मेल्टिंग। ज़्यादा इसको अपने मन से भी आराम से इसको डिफाइन करके लिख सकते हो। इसमें बस इतना ही होता है, इसमें जितना लेंदी वर्ड्स में पढ़ना रहता है उतना होता नहीं है, इसको सिंपली ऐसे ही होता है। तो जो भी आज मैंने टॉपिक पढ़ाया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजिली पढ़ा है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। एंड मेरे पूरे वीडियोस देखो,
और अच्छे से उसको समझो। और इलिंगम डायग्राम जो मैंने बताया मेरे फर्स्ट वीडियो में जाके देखना, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद अगर ये पढ़ोगे तो तुम लोग को बहुत ही ईजिली समझ आएगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे रिफाइनिंग जो लास्ट टॉपिक बचा है वो, फिर अल्युमिनियम का जो थर्माइट प्रोसेस होता है अल्युमिनियम का, बॉक्साइट का, वो सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।